तो ये सेशन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस पर है, जिसमें हम ये समझेंगे कि अंतरा के लिए क्या हमें स्टैंडर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य यही तो है, एक है, चाहे वो अंतरा हो, चाहे वो कोई भी परिवार नियोजन साधन देना हो, चाहे आम हम जो रूटीन सर्विसेज करते हैं, हेल्थ सर्विसेज देते हैं, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसको फॉलो करके हम जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो मिनिमाइज करते हैं। जैसे कि इस केस में हम इंजेक्शन अगर लगा रहे हैं, एमपीए लगा रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट है उसको ना हम इन्फेक्शन दें किसी किस्म का, और साथ ही साथ अस्पताल के अंदर हम जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, एएनएम्स हों, आयाज हों, अस्पताल के अंदर में भी किसी भी किस्म का आपस में कोई संक्रमण ना फैले। तो आइए पहले ये देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए। जैसे कि हैंड वॉशिंग ज़रूरी होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अपना प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे ग्लव्स पहनना, गाउन पहनना। इसके अलावा एनवायरमेंटल एसेप्सिस जिसमें कि क्लीन रखना, ये सारी चीज़ें हैं, फ्लोर क्लीनिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें। सेफ प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम शार्प्स, हम जैसे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे हम क्या क्या हमारे अप्रोचेस होने चाहिए ताकि हम इंजरी से बचे रहें। इसके अलावा जो हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम कैसे प्रोसेस करें ताकि इन्फेक्शन प्रिवेंशन को हम कायम कर सके, रीयूजेबल आइटम्स को कैसे प्रोसेस करना है, और अंत में वेस्ट का कैसे डिस्पोजल करना है। तो ये तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस क्या है। बट अगर हम एमपीए को देखें, एमपीए के नज़रिए से देखें तो ये क्या है, हम एक सुई लगा रहे हैं जिसमें एक सुई का प्रयोग हो रहा है और एक वायल का प्रयोग हो रहा है, और एक सर्विस प्रोवाइडर है जो इंजेक्शन लगा रहा है। तो यानी इसमें हमें क्या करना है, पहली जो हमारे प्रैक्टिसेस में होनी चाहिए वो ये कि हैंड वॉशिंग पे हमें ध्यान देना है बिफोर एंड आफ्टर गिविंग द इंजेक्शन। दिस इज़ वन। अगली चीज़ क्या करनी है कि हमें जो वायल जिसके थ्रू, जिसमें मेडिसिन है, जिसमें से हम ले रहे हैं, वो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जिस जगह पे हम सुई लगा रहे हैं वहाँ पे हमें सारे एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेने हैं। इसके अलावा जो शार्प हम हैंडल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, नीडल और सिरिंज है, तो उसको प्रॉपरली हम हैंडल करें, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करें। और अंत में हमें क्या करना है कि ये जो यूज्ड सिरिंज निकली, जो वायल, खाली वायल हमें मिला, इसको कैसे प्रॉपरली इसको डिस्पोज करना है। तो अगर हम इसको ऐसे समझें कि हमें फैसिलिटी में जो महिला आई है, अंतरा लगवाने आई है, हमें उसको क्या करना है, हमें उसको एमपीए लगाना है, ना कि इन्फेक्शन देना है। अब अगर हम हैंड वॉशिंग पे आते हैं, जो कि हमने अभी सीखा कि पहले और बाहर दोनों, मतलब सुई लगाने से पहले भी हाथ धुलना है और सुई लगाने के बाद भी। तो हाथ धुलने की अगर हम बात करें तो हैंड वॉशिंग दो तरह से हम कर सकते हैं, एक सोप और वाटर से भी कर सकते हैं और एक हम एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और आजकल तो हमारे पास हर अस्पताल में, चाहे वो छोटे से छोटा सर्विस फैसिलिटी हो, हर जगह एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस उपलब्ध रहते हैं। पर हमें ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि अगर हम साबुन और पानी से हाथ धुल रहे हैं तो कम से कम हम 30 से 40 सेकंड तक उसको जो है अच्छे से धुलें, पूरे 6 स्टेप्स को फॉलो करें, जो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो 6 स्टेप्स क्या है। और अगर हम एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम हम 20 से 30 सेकंड तक उस एंटीसेप्टिक को अपने हाथ के बीच में उसको रगड़ें, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हाथ को पूरी तरह से ड्राई होने दें। अब अगर एंटीसेप्टिक की हम बात करते हैं, कभी कभार होता है कि हमारे पास वैसे तो उपलब्ध होता है ज़्यादातर जगहों पे, बट अगर हमें बनाना भी पड़े तो ये भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, हम आसानी से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बना सकते हैं। और जिसके लिए कि आप लोग देख भी रहे हैं कि इसको बनाने के लिए हमें ग्लिसरीन और अल्कोहल सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, जिसमें कि अगर मात्रा के हिसाब से हम देखें तो 2 मिलीलीटर ग्लिसरीन में हम 100 मिलीलीटर 60 to 90% अल्कोहल सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, और इन दोनों को मिला करके हम एक अल्कोहल सोल्यूशन भी तैयार कर सकते हैं।
अब आते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें हम दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक वायल का और एक सिरिंज का। तो वायल के लिए क्या स्टैंडर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस हैं? तो इसमें बस हमें ये ध्यान देना है कि ये जो वायल है इसको इस्तेमाल करने से पहले, मतलब इसमें नीडल अंदर इंसर्ट करने से पहले जो इसका टॉप है, जो इसका सरफेस है, हमें उसको पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इसको क्लीन कर देना है, इसको वाइप कर देना है। और फिर उसके बाद वाइप करने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ देना है ताकि वो ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद हम नीडल को अंदर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का बस हमें ध्यान रखना है कि हमको इसके अंदर एयर नहीं पुश करनी है फिल करते समय, क्योंकि अगर हमने एयर कहीं पुश कर दी तो जब हम दवा भरेंगे तो एयर में इन्फेक्शन होता है और हम इसके माध्यम से इन्फेक्शन महिला को दे सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ है जिसका हमको ध्यान रखना है। तो आइए अब इंजेक्शन लगाना है। तो इंजेक्शन लगाते समय हमें क्या इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस का ध्यान देना है? पहली बात तो जो इंजेक्शन साइट है उसको हमें क्लीन करना है। क्लीन किससे कर सकते हैं? या तो स्पिरिट से कर सकते हैं या पॉविडोन आयोडीन सोल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर हम स्पिरिट लगा रहे हैं तो लगाने के बाद कम से कम उसको 30 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे ताकि वो सूख जाए। और अगर हमारे पास आयोडीन है तो उसको लगा के कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि आयोडीन सोल्यूशन अच्छे से वहाँ पे रिलीज हो जाए। एक छोटी सी बात का और भी ध्यान रखना है कि अगर इंजेक्शन लगाने से पहले हमको वो इंजेक्शन साइट काफ़ी गंदा दिख रहा है तो फिर हमको हड़बड़ी नहीं करनी है। हमें उस महिला से कहना है कि बीबी इस हाथ को पहले धुल लो साबुन और पानी से। जब वो अच्छी तरह से उसको धुल ले, फिर उसके बाद जैसे हमने इंजेक्शन साइट को प्रिपेयर करा है, यानी कि उस पर स्पिरिट लगाया है या आयोडीन लगाया है, ठीक उसी तरह से हम फिर से करेंगे। अब हमने वायल को समझ लिया कि कैसे इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। अब आइए यूज्ड नीडल्स के बारे में भी हम समझ लें कि सबसे पहले तो एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि यूज़ करने से पहले ये जो नीडल है इसके सरफेस को ना हमें वाइप करना है, ना इसको छूना है, कुछ भी नहीं करना है। बस इसको जैसे ही लोड किया फिर हमें इसको लगाना है। और लगाने के बाद भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार शार्प से प्रोटेक्शन की बात आती है, वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि एक तो नीडल को सिरिंज से हमें सेपरेट नहीं करना है, इसको ना ही बेंड करना है और ना ही हमें रिकैप करना है बिफोर डिस्पोजल। तो आइए अब हम आखिरी इसके चरण पे पहुंचते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन में, जिसमें कि ये जो शार्प्स हमने इस्तेमाल किया इसको सही तरीके से इनको हमें डिस्पोज कैसे करना है। तो जैसे कि हमने सुई लगा ली, अब सुई लगाने के बाद क्या हमें करना है? अस्पतालों में हमारे पास आमतौर पे ज़्यादातर अस्पतालों में नीडल कटर्स उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम इनको नीडल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। अगर वो नहीं उपलब्ध है तो हमारे पास पंक्चर प्रूफ बॉक्सेस भी उपलब्ध होते हैं जिसमें कि हम डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि उस बॉक्स को हम 3/4 से ज़्यादा उसको भरे ना, और इन बॉक्सेस को हम उस इंजेक्शन रूम में एक कहीं कन्वीनियंट एरिया में रखें ताकि हम उसका आगे निस्तारण कर सकें। और फिर अब इसके बाद इनको सेग्रीगेट कैसे करना है, यानी कि क्योंकि अस्पताल में तो कई किस्म का वेस्ट निकलता है जिसको कि हमें डिस्पोज करना है, तो इन नीडल्स और वायल्स को हमें कैसे सेग्रीगेट करके कैसे डिस्पोज करना है उसके बारे में एक बार जल्दी से नज़र मार लें। तो जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि हमारे पास कलर कोडिंग सिस्टम्स हमारे अस्पतालों में है फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन एंड देन ऑफ कोर्स डिस्पोजल। तो यूज्ड नीडल्स को हम वाइट कलर के बैग या बिन में डालते हैं और यूज्ड वायल्स को, जो कि ग्लास के बने होते हैं, इन वायल्स को हम नीले रंग के बैग या बिन में डालते हैं। तो यानी कि अगर हम अपनी एमपीए के तहत इस चीज़ को समझें तो हमारे लिए नीला और सफ़ेद, बस ये 2 कलर हमें ध्यान में रखने हैं। नीडल्स को हमें वाइट कलर के बिन में डालना है और यूज्ड वायर्स को हमें नीले रंग के बिन में डालना है। बाकी तो जो लाल, पीला, काला, हम सब जानते हैं अच्छे से कि लाल में तो इन्फेक्शियस वेस्ट जाता है या प्लास्टिक वेस्ट जाता है, पीले में एनाटॉमिकल या बायोलॉजिकल वेस्ट जाता है और काले में जनरल कूड़ा जाता है। इसके अलावा जैसे सबक्यूटेनियस की अभी हमने चर्चा की थी, तो अगर कभी भविष्य में अगर सबक्यूटेनियस आता है तो उसको हम कहाँ डालेंगे? उसको वाइट रंग वाले बिन में डालेंगे। तो आइए, अब हमने देखा बहुत अच्छे से कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के बारे में भी समझा, और हम लोग आशा करते हैं कि हम सब मिल करके महिलाओं को अस्पताल में जब हम उनको गर्भ निरोधक साधन दे रहे हैं या हम एमपीए दे रहे हैं तो एमपीए देते समय हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे ताकि हम महिला को गर्भ निरोधक साधन दें, ना कि कोई संक्रमण दें।
कभी कभार हो भी जाता है कि हम हर तरह से एहतियात बरतते हैं, हम कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई चूक हो ही जाती है। तो पहले आज ये भी थोड़ा सा हम जान लें कि अगर हमसे चूक हो गई तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कितना होता है नीडल इंजरी में। तो हम देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी, अगर मान लीजिए गलती से नीडल इंजरी हो जाती है तो हेपेटाइटिस बी की संभावना लगभग 10 से 30% हो जाती है। हेपेटाइटिस सी 3 से 10% होने की संभावना बढ़ जाती है, और HIV वो भी ऑलमोस्ट 0.3 से 0.4% की संभावना हो सकती है बनिस्पत म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोजर रिस्क जो कि बहुत कंपैरेटिवली नीडल इंजरी से काफ़ी कम है। अब अगर हो भी जाए, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि रिस्क कितना है, पर अगर हो ही गया तो हमको करना क्या है उस समय। परेशान बिल्कुल मत होइए, बस क्या करिए, जिस जगह पे इंजरी हुई है, जहाँ पे नीडल प्रिक हुआ है, तुरंत ही हम उस हिस्से को खूब अच्छे से साबुन और पानी से धो लें। कोई और सल्यूशन यहाँ पर हमको नहीं लगाना है। और अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि नीडल प्रिक हुआ है, हो सकता है ब्लड भी निकले, तो उसको निकलने दीजिए फ्रीली। हमें उसको ज़बरदस्ती स्क्वीज नहीं करना है या सक नहीं करना है मुंह से। ये सब कोई भी किसी किस्म की प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। और इसके अलावा अगर हम और जानकारी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि प्रिक इंजरी के बाद और क्या क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए NACO की तरफ से पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस गाइडलाइंस बनी हुई है, जिनको कि हम और विस्तार में जिनके बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन का सेशन खत्म होता है। अब आगे हमने सुई भी लगा दी, हमने अपने आप को पूरी तरह से संक्रमण, अपने को ही नहीं क्लाइंट को भी बचाया। अब आगे हमें क्या करना है, उसका ध्यान रखना है, उसका फॉलोअप करना है। तो अगले सेशन में हम फॉलोअप केयर के बारे में समझेंगे।